आज बात करते हैं एक ऐसे सफर की जो एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचा। जी हाँ, हम समझने की कोशिश करेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साधारण जीवन से असाधारण नेतृत्व तक की कहानी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच कैसे गया। चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और उनके जीवन के अलग अलग पड़ावों को समझते हैं। उनके इस सफर को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उनका शुरुआती जीवन और उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका काम, उसके बाद कैसे वो नेशनल पॉलिटिक्स में आए और आखिर में उनकी लीडरशिप का स्टाइल क्या है। तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ, उनके बचपन और उन शुरुआती सालों से जिन्होंने उनकी सोच को एक शक्ल दी। ये बात है 1950 की, गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर की। नरेंद्र मोदी का जन्म यहीं हुआ। उनका बचपन आसान नहीं था। वो अपने पिता की मदद करने के लिए रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और शायद यही वो तजुर्बा था जिसने उनके अंदर मेहनत और लगन की नींव डाली। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये कुछ बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं उनकी जिंदगी के। 1950 में जन्म और फिर 1971 में उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ना। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ था जिसने उनकी पॉलिटिक्स की दिशा तय की। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ने उस नींव को और भी मजबूत कर दिया। तो उनकी सोच बनी कैसे? देखिए, इसमें कई चीजों का हाथ था। एक तरफ स्वामी विवेकानंद के विचार थे तो दूसरी तरफ आरएसएस से मिला अनुशासन। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ने उन्हें राजनीतिक समझ दी और भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम करके उन्होंने संगठन की हर छोटी बड़ी बात को समझा। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शासन में उनका पहला बड़ा कदम कैसा रहा, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में। साल था 2001। ये वो साल था जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला। ये उनकी पॉलिटिकल लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने न सिर्फ गुजरात बल्कि देश की राजनीति पर भी गहरा असर डाला। गुजरात में उनका कार्यकाल आप कह सकते हैं 2 बिल्कुल अलग अलग चीजों के लिए जाना जाता है। एक तरफ उनके डेवलपमेंट मॉडल की खूब तारीफ हुई। वाइब्रेंट गुजरात जैसे समिट से इन्वेस्टमेंट आया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। और वहीं दूसरी तरफ 2002 के गुजरात दंगों को लेकर उनके लीडरशिप पर गंभीर सवाल भी उठे, खूब आलोचना हुई। और कमाल की बात यह है कि यही दोनों चीजें, तेज विकास और साथ ही गहरा विवाद, उनके नेशनल लेवल पर आने का बेस बनी। तो गुजरात के बाद अगला पड़ाव था दिल्ली। ये उनके सफर का वो हिस्सा है जो उन्हें देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक ले गया। तो राष्ट्रीय राजनीति में उनका आना कितना जबरदस्त था, वो इन आंकड़ों से साफ पता चलता है। 2014 में एक ऐतिहासिक जीत हुई और फिर 2019 में वो उससे भी बड़े बहुमत के साथ वापस आए। ये दिखाता है कि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। तो जब वो भारत के 14 प्रधानमंत्री बने तो उनकी नीतियों का फोकस 2 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा, विकास और आत्मनिर्भरता। उनका विजन था भारत को आर्थिक और रणनीतिक तौर पर मजबूत बनाना। लेकिन ये विजन जमीन पर कैसे उतरा? इसके लिए एक के बाद एक कई बड़ी स्कीम्स लॉन्च की गईं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान ने सफाई को एक आंदोलन बना दिया, डिजिटल इंडिया ने टेक्नोलॉजी को हर घर तक पहुंचाया, मेक इन इंडिया ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया और आत्मनिर्भर भारत का नारा तो अब सब जानते ही हैं। तो इन सब के बाद सवाल उठता है कि एक लीडर के तौर पर उनकी पहचान क्या है, मतलब उन्हें किस चीज के लिए जाना जाता है। तो जब हम उनके लीडरशिप स्टाइल को देखते हैं तो कुछ बातें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। पहली, एक मजबूत और निर्णायक फैसले लेने वाले नेता की छवि। दूसरी, उनकी पॉलिटिक्स हमेशा राष्ट्रवाद और विकास के इर्द गिर्द घूमती है। तीसरी, वो टेक्नोलॉजी और युवाओं से कनेक्ट करने पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। और इन सब से ऊपर उनकी भाषण देने की कला और जनता से सीधा कनेक्ट करना, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। और ये असर सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में दिखा। उन्होंने ग्लोबल लीडर के तौर पर अपनी पहचान बनाई, कई देशों से भारत के रिश्ते मजबूत किए, G20 और UN जैसे बड़े मंचों पर भारत की आवाज को और बुलंद किया और दुनिया भर में जो भारतीय बसे हैं उनके बीच वो काफी लोकप्रिय हुए।
तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी की कहानी से एक बात तो साफ है कि आपकी शुरुआत चाहे कितनी भी मामूली क्यों ना हो, अगर मेहनत, पक्का इरादा और साफ लक्ष्य हो तो कोई भी बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं कि आखिर किसी भी नेता की असली विरासत क्या तय करती है? उनके किए गए काम, उनके बड़े फैसले, या फिर वो विवाद जो उनके नाम के साथ जुड़ जाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।